सारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। संसद में मॉनसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ा है। मणिपुर के मुद्दे पर ना विपक्ष अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है और ना ही सरकार दबाव के मूड में आने को दिख रही है। मौजूदा मॉनसून सत्र में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब सदन का कामकाज सुचारू रूप से चल पाया हो। सदन की कार्रवाई को 7 दिन हो गए। अगर इस दौरान एक बार भी चर्चा हो जाती तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके होते। जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर की तपिश अब संसद तक इस कदर पहुंच गई कि 7 दिन की कार्रवाई स्वाहा हो गई। सदन में सिर्फ और सिर्फ हंगामा जारी है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लगने लगा है कि संसद की लगातार बाधित होती कार्यवाही संसदीय प्रक्रिया का मूलभूत हिस्सा बन चुकी है। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवहार में ऐसा ही देखा जा रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान भी मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी का खामियाजा संसद की कार्यवाही को भुगतना पड़ रहा है। खैर, ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं कहे जा सकते और इसका खामियाजा हमें कहीं पूर्ण रूप से भविष्य में भुगतना न पड़े। इसी को आज समझेंगे कि भविष्य के लोकतंत्र को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और इसका क्या असर होगा। इसी पर करेंगे हम हस्तक्षेप। चर्चा में शामिल होने से पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर गौर कर लेते हैं। संसद में बचे घमासान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष दलगत राजनीति कर रहा है जो उचित नहीं है। Interest significantly in critical spheres. Sadly, the opposition repeatedly disrupted my statement in both houses of parliament. Obviously, for them, partisan politics was more important than national progress. Since I believe it is important that these matters are discussed in the public domain, I am presenting the thrust of my statement yesterday. In the last few months, we have witnessed several high-level diplomatic engagements involving the Honorable President, the Honorable Vice President, and the Honorable Prime Minister with foreign counterparts in India and abroad. We, the ministers of the Foreign Ministry, also visited a number of nations and received many of our foreign colleagues here in India. Through these efforts at multiple levels, we were able to advance our national objectives and interests in a volatile and uncertain world. अब विपक्ष के कई नेता के मणिपुर जाने की खबर है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। सुनिए रविशंकर प्रसाद। भारत में कहीं भी जाने पर तो कोई बंदी नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन जाके आप रायता फैलाते हुए परेशानी की बात है ना। आज तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पर भारत सरकार से कोर्ट से कहा गया कि वहां शांति हो रही है। वो जो महिलाओं के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसके प्रमुख आरोपी को पकड़ लिया गया, मोबाइल जब्त कर लिया गया, कार्रवाई पूरी हो गई है। स्वयं आप लोगों को बताया गया कि प्रधानमंत्री स्वयं कितने चिंतित हैं। गृह मंत्री जी गए, 3.5 दिन रहे, दोनों समुदाय के लोगों से बात की। दुर्भाग्य से दोनों समुदाय के बीच तनाव का विषय बहुत पुराना है, आपको पता है। अब ऐसे में वो जा रहे हैं तो जाएं, कृपया करके रायता नहीं फैलाएं। आप बहस नहीं करेंगे, आप उजले कपड़े, काले कपड़े, पीले कपड़े पहनेंगे। रक्षा मंत्री कहेंगे तो बात नहीं मानेंगे, गृह मंत्री कहेंगे तो बात नहीं मानेंगे, गृह मंत्री चिट्ठी लिख के कहेंगे हम सब कुछ बहस करते तैयार है, तब आप नहीं आएंगे। आपने दिया नो कॉन्फिडेंस तो उसको स्वीकार कर लिया। अब हम क्या करें? संसद को बंद कर दें। दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा ने इस बात के साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि सोमवार को भी संसद में भरपूर हंगामा होगा। दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में अगले हफ्ते का क्या बिजनेस रहेगा, कौन से विधेयक लाए जाएंगे, किन पे चर्चा और मतदान होगा, उसके वर्णन किया गया, उसके बारे में बताया गया और ये सूचना दी गई है कि दिल्ली का अध्यादेश दोनों सदनों में लाया जाएगा। इसका पुरजोर विरोध होगा और ये पहले
नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि जब तक लोकसभा में अविश्वास मत जिसको स्वीकृति मिल गई है उस पर फैसला नहीं होता, मतदान नहीं होता, तब तक और कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस विधेयक लाकर चर्चा और मतदान कराना गलत माना जाता है, नियमों के विरुद्ध। और दूसरी चीज, ये अध्यादेश जो है ये मोटे मोटे तौर पर गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के विरुद्ध जाता है, उसके खिलाफ है, इसका पुरजोर विरोध होगा। और ये कोई सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई धर्म बनाम अधर्म की है, सच्चाई बनाम बुराई की है, सत्य बनाम असत्य की है, जिसमें धर्म, सच्चाई और अच्छाई हमारे साथ है, बुराई, असत्य और अधर्म भाजपा के खेमे में है। और क्योंकि धर्म हमारे साथ है, ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारा साथ देंगी और अवश्य हम दिल्ली के अध्यादेश को रोक पाएंगे। संसद की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। पिछले दिनों हुई कार्रवाई को लेकर बिल्कुल भी अंदेशा लगाना मुश्किल है कि संसद में कामकाज भी होगा। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संसद में सभी से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। यही सभी से अनुरोध किया है कि मिलके एक फैसला लिया जाए, कैसे सुचारू रूप से सदन चले। इतिहास की कई घटनाओं से ऊपर उठकर और जो संविधान में प्रावधान लिखे हुए हैं, जो रूल्स हैं सदन के, उसके अंतर्गत सदन की कार्रवाई चलाई जाए। सदन में जनता के गंभीर विषय प्रश्न काल में उठाए जाते हैं, स्पेशल मेंशंस होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस होती हैं, बड़े महत्वपूर्ण कानून पारित किए जाते हैं या उस पर चर्चा होती है। इन गंभीरता को देखते हुए एक डेकोरम और डिसिप्लिन पार्लियामेंट का रखें। संसद में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कई सवाल फिर उठते हैं। सुनिए वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय क्या कहते हैं। ये तो रोग बहुत पुराना है कि हमारे पार्लियामेंट के सत्र चल ही नहीं पाते। कई बार ये रूलिंग पार्टी को सूट करता है और कई बार उनके विरोधियों को सूट करता है। आज जो लोग सत्ता में हैं, एक समय वो भी था, हमने देखा जबकि ऑपोजिशन पार्टी के लोगों ने खूब हल्ला किया, खूब जम के हल्ला किया। जब कांग्रेस की सरकारें आई, चलने नहीं देते थे, शोर शराबा करके बंद करना पड़ता था, बाध्य हो जाते थे स्पीकर। लेकिन अब जो है वो हमने ये पाया कि ये जो सत्र में हम गड़बड़ी देख रहे हैं, इसमें दोनों को लाभ है, ऑपोजिशन को भी और रूलिंग पार्टीज़ को भी। क्योंकि ऑपोजिशन के सामने मुद्दा तो है जो उद्वेलित कर रहे हैं पूरे देश को, पूरे समाज को। उस तरह के मणिपुर है, चाहे और भी बहुत से हैं, चीन के साथ जो कुछ हो रहा है, सारी बातें हैं ही। और साथ ही साथ जब हंगामा चल रहा है और जिस गवर्नमेंट के पास पूरी मेजॉरिटी हो, वो तो चुपचाप अपना बिजनेस निकालते चले जाते हैं। तो उनका भी काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, कोई उनको परेशानी नहीं है इस हंगामे से। समझने की कोशिश करते हैं, कई मेहमान हमसे जुड़ गए हैं कि आखिर संसद की जो तस्वीर इन दिनों लगातार देखी जा रही है, क्या भविष्य भी ऐसा ही होगा। इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषभ तिवारी, आप आधिकारिक प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से राजेश यादव आप जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। नरेंद्र सोनी, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। एलजेपी पारस गुट से चंदन सिंह, आपका बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक शहनवाज चौधरी भारती, आपका बहुत स्वागत है। ऋषभ तिवारी भाई, पीयूष गोयल भी चिंता जता रहे हैं, विपक्ष भी चिंता जता रहा है, दोनों को सूट कर रहा है और दोनों अपने अपने तरीके से एक तर्क गढ़कर लोगों के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं और जिस तरीके से कामकाज बाधित हो रहे हैं, तो आम जनमानस पर कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या हम इन्हीं दिनों के लिए सिर्फ संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजे थे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके प्रश्न को सुन नहीं पा रहा हूँ, बहुत ब्रेक आ रही है। शायद आपका प्रश्न ये है कि संसद में इस तरह हंगामा क्यों हो रहा है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो सकता। क्या मेरी आवाज अब आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं या मैं दोहराऊं? अब कृपया करके प्रश्न दोहराते। हाँ, मेरा प्रश्न बहुत सरल है और जनमानस का प्रश्न है। क्या जनता, मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को संसद यदि चुनकर भेजती है तो इन्हीं दिनों के लिए कि आप अपने तरफ से एक तर्क दें और फिर हंगामा को होने दें,
और विपक्ष को अपने तरीके से एक तर्क परोसकर विपक्ष अपने तरीके से तर्क परोसकर वो हंगामा करता रहे। इस बीच लोकतंत्र मौन रहे, संसद मौन रहे। देखिए, सबसे पहले सारा समय का धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया मुझे। हमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये देखने का है कि भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय में अनुभव रहा है विपक्ष में रहने का। हम उन पार्टियों में से हैं जिन्होंने विपक्ष का कार्यकाल लंबा समय देखा है, लेकिन कभी भी सत्ता सूत्र में आने के लिए और अपनी राजनीतिक मंशा को स्थापित करने के लिए हमने कभी भी लोकतंत्र का गला घोटने का काम नहीं किया है। देखने का विषय यह है कि आज मानसून सत्र में टोटल 203 बिल आने थे, और वो कौन बिल थे? वो बिल थे शेड्यूल ट्राइब्स 5th एडिशन, सिनेमेटोग्राफी बिल, इंटर कोर्सेज बिल, मिनरल्स बिल, एजुकेशन बिल, फाइनेंशियल अमेंडमेंट बिल। ये सारे बिल जो थे वो जनता से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हित के लिए जुड़े हुए बिल थे, और उसमें लगभग 1500 स्पेशल मेंशंस भी थे। 40 कॉन्स्टिट्यूटिव कमेटियों की बैठक भी होनी थी। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूटिव कमेटियों की बैठक होती है तो ये क्या इंडिविजुअली भाजपा अकेले नहीं करती, सारी पार्टी के लोग इसमें रहते हैं। लेकिन केवल एक इशू पे हंगामा क्रिएट करना और उसको संसद की मर्यादा को भंग करना, बाद में सत्तारूढ़ पे आरोप लगा देना, मुझे लगता है देश की जनता भी देख रही होगी, समझ रही होगी। अभी 2 दिन पहले झारखंड से एक सांसद आते थे, समीर उरांव जी ने, उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स में 5th एडिशन बिल शुरू किया, बोला संजय सिंह जी हंगामा शुरू कर दिए। शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं की चिंता की बात करके उनके हित की जब बिल पढ़े जाते हैं समर्थन में, तो उस पर हंगामा करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र तो जनता देख रही है। तो इससे मुझे लगता है कहीं से जनता के अंदर कोई संशय नहीं है कि कौन रोकने का काम कर रहा है और विकास में फुल स्टॉप कौन लगा रहा है। ठीक, मेरा एक सवाल आपसे और है, उसके बाद कांग्रेस के मेहमान के पास जाऊंगा। भाई, इन 7 दिनों में जब जब संसद का कामकाज शुरू होने वाला था, लोकसभा में मात्र 15% कामकाज हुए और राज्यसभा में 33% के आसपास। अब सवाल ये उठता है कि संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति इसलिए होती है, आपके कैबिनेट में बनाए जाते हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट उनके पास होता है। विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, वो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए हंगामे करते हैं, जो अतीत में आप लोग भी खूब करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। तो उसी को फ्लोर मैनेजमेंट के लिए संसदीय कार्य मंत्री अपना रोल प्ले करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब सब कुछ इतिहास का विषय बन गया है और कहीं कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है इतिहास के विषय पे जाएंगे तो इतिहास को भी समझना होगा। इतिहास ये भी कहता है कि हमने विपक्ष में रह के जरूर विरोध किया है, लेकिन कभी भी विपक्ष में रह के सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं किया है, लोकतंत्र का गला नहीं घोटा है। और एक महत्वपूर्ण विषय, जिस पॉइंट को लेकर ये विरोध किया जा रहा है, मणिपुर को लेकर, तो मैं कुछ डेटा आपके सामने रख दे रहा हूँ। वो डेटा आरोप प्रत्यारोप के नहीं है, वो डेटा इसलिए है ताकि देश की जनता को ये समझना होगा कि जिस सरकार को आपने चुना है वो सरकार है जो पहले के मुताबिक अच्छा कार्य कर रही है। 2004 से लेकर 2014 तक में 4738 कैजुअलिटी हुई थी, और 2014 से लेकर 23 तक में 1600 के आसपास हुई है। कितने प्रतिशत हमने वहां पे कैजुअलिटी कम किया है? और तो 2004 से 14 के बीच में कोई सोशल मीडिया में शो नहीं था, इसलिए चीजें निकल कर नहीं आ रही थी। तो आज जो मणिपुर को लेकर हंगामा हो रहा है, ये कोई आज का जल नहीं रहा है, उस पर पूर्ण विधान मोदी सरकार ने मजबूती से कार्य किया है। और आज का करंट अपडेट में बता रहा हूँ, जिस तरीके से विपक्ष ने संसद में हंगामा किया, लेकिन उनको यह बात ज्ञात होना चाहिए कि 82% अटेंडेंस स्कूलों में बढ़ने शुरू हो गए, स्कूल खुलने शुरू हो गए। केवल बेवजह हंगामा क्रिएट करना और ये कह देना कि सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है, सरकार कार्य नहीं कर रही है, तो ये केवल राजनीति शिक्षा लेदर के लिए कर रहे हैं। ये विषय राजनीति से कहीं ऊपर है, लेकिन राजनीति लाने का काम विपक्ष करती है, बाधित करने का काम विपक्ष करती है। हमारी जिम्मेदारी है, सत्ता की जिम्मेदारी है संसद चलाने की, लेकिन क्या विपक्ष की जिम्मेदारी है केवल हंगामा क्रिएट करना? जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू में 36 इनके अनुसार 36 सेकंड कहा मणिपुर पे, लेकिन क्या 10 सेकंड भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा से बाहर आके राजस्थान पे कहा? क्या 10 सेकंड पे बंगाल पे कहा? क्या 10 सेकंड? मैं दरअसल मणिपुर या राजस्थान या बंगाल पर चर्चा न करते हुए मैं दरअसल संसद की उस मनोदशा पर चर्चा करना चाहता था, जिसको कि आप लोग अपने तरीके से बता रहे हैं और ठीकरा दूसरे पर ही फोड़ रहे हैं ऋषभ जी। खैर, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। राजेश यादव जी, ठीक है, मणिपुर वाकई ज्वलंत मुद्दा है, इसमें कोई दो मत नहीं। हम भी लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं और वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे भी हम वाकिफ़ होते हैं और कराते हैं।
गंभीर मुद्दा है, चिंतन का विषय है और चिंतन करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद सवाल उठता है कि संसद में इतने सारे बिल पेंडिंग थे जो मानसून सत्र के हवाले पास होने थे। क्या विपक्ष को इस बात की कोई दिलचस्पी नहीं है, इस बात पर कोई दिलचस्पी नहीं कि जो बिल पारित हो रहे हैं और जो बिल पारित होंगे, दरअसल वो बिल किस रूप में पारित हो रहे हैं और उसको लेकर विपक्ष का क्या कोई सुझाव हो सकता था यदि कामकाज सुचारू रूप से चल रहा होता तो? और यदि नहीं चल रहा है तो आपकी एक बड़ी भूमिका इस वक्त देखी जा रही है इन मानसून सत्र में। देखिए, संसद को चलाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, संसदीय मंत्री की जिम्मेदारी है। तो सरकार को, सरकार की नियति जब चलाने की न हो तो कैसे सदन चलेगा? सरकार तो चाहती है कि सदन चले ही नहीं। अगर सरकार की नियत होती ठीक तो आज 7 दिन हो गए, एक दिन में ये चर्चा खत्म हो जाती। और ये सोमवार को करवा दें चर्चा, मंडे को करवा दें मणिपुर पर चर्चा, एक दिन का है। इनको ये पता है कि मंडे भी नहीं चलने देना है हमने, और ये इसी तरह से रखेंगे। और जो बिल हैं, इनके हित के बिल हैं, उनको पास करवाएगी सरकार। वो तो आप शोर शराबे में भी पास कर देते हैं, देखा होगा। तो ये सरकार मनमानी कर रही है, सरकार की नियति नहीं है। प्रधानमंत्री मेडिकल के लिए राजस्थान जा सकते हैं, वहां भाषण कर सकते हैं, पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट आखिर बनाई किस लिए? किस लिए अरबों रुपए इतना खर्च करके और देश के लोगों को चुनते हैं? वहां क्यों नहीं? क्योंकि ये इसलिए नहीं बोल पाएंगे, वहां बोलने लायक नहीं है। ये बोलने की स्थिति में होते तो वहां बोलते। एक सवाल आपसे है राजेश जी। जी ठीक है, आपके अपने तर्क हैं और आपको अपनी बात रखनी भी चाहिए कि उस पर चर्चा यदि शुरू में हो जाती तो शायद आगे बहुत सुचारू तरीके से बातचीत चल रही होती, कामकाज हो रहे होते। लेकिन जब विपक्ष ने एक फैसला कर लिया कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, विपक्ष में खासकर कांग्रेस के ही सारे सदस्य थे अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में, जिसका समर्थन बाकी आपके घटक दल के नेताओं ने किया। इसमें लेफ्ट को एक आपत्ति थी कि सिर्फ कांग्रेस ही क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आगे आई। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे अब, क्योंकि अब सब कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं, तो ठीक है, रहिए आप। जब आप अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है, उसके बाद जो बिल पारित हो रहे थे, क्या उस पर आपको चर्चा करना वाजिब नहीं लगा? क्योंकि जब वो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो ही गया है तो जो भी तारीख तय होगी, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, 7 या 8 अगस्त को ये तारीख तय की जाएगी इस पर चर्चा को लेकर। देखिए, ये उचित नहीं होता कि आप लोग उसे पार्टिसिपेट करते और अपोजिशन का एक सार्थक रोल प्ले करते? ये देखिए, जब अविश्वास प्रस्ताव आ ही गया है, जी, क्यों आया अविश्वास प्रस्ताव? जबकि ये चलने नहीं दे रहे हैं और ये मनमानी कर रहे हैं, तो जब उस पर आप चर्चा करेंगे, जब तक आप देखिए बिल पास कर रहे हैं तो ये मनमानी कर रहे हैं। बिल जब उस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार उस स्थिति में है कि नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, तो बिल कैसे किस स्थिति में ये पास करेंगे? तो उस पर कैसे चर्चा होगी? तो ये मनमानी कर रहे हैं। मनमानी नहीं, देखिए, ये विपक्ष भी जान रहा है कि संख्या बल उन्हीं के पास है। ये आप भी जान रहे हैं कि ये वो प्रस्ताव है जिसमें हारना आपका तय है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है ना। देखिए, जो लोग पूर्ण बहुमत की सरकार है, अकेले बीजेपी 301 सांसदों के साथ है। देखिए, जो लोग चुन के आए हैं, सांसद चुन के आए हैं विपक्ष के, उनको अपने क्षेत्र के और जनता को भी तो बताना है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाते हैं, कि हमें विश्वास नहीं है सरकार में। और सरकार में विश्वास क्यों नहीं है? कि भाई ये जो है मनमानी कर रही है सरकार, जो मनमानी कर रही है। आप देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री खूब बोलेंगे, एक दिन 2 दिन मणिपुर में कितने दिन हो गए और ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, ये उसको नहीं, आप घुमा फिरा के वहीं पे ला रहे हैं, मणिपुर पर ही ला रहे हैं, जिस पर मैं नहीं आना चाह रहा था आज, क्योंकि हम लगातार 4-5 दिन से मणिपुर पर ही है। मणिपुर हम संसद की उस कार्यप्रणाली पर हम आना चाह रहे हैं जहां की आज संसद मौन है और संसद के बाहर नेता उग्र है। तो सवाल बहुत बड़ा है सर लोकतंत्र पर। और ये मैं आपका फिर रुक करूंगा। नरेंद्र सोनी भाई, आपके राघव चड्ढा जी तो साफ साफ एलानिया कहते हैं कि दिल्ली अध्यादेश बिल पर जो चर्चा होनी है सोमवार को, उसमें सिर्फ हम हंगामे करेंगे। साहब, कल तक तो अध्यादेश के खिलाफ आप डुगडुगी बजाते हुए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं से मिलते हुए उनसे समर्थन मांग रहे थे कि आप इसके खिलाफ मेरे साथ होइए। तो क्या अच्छा नहीं हो कि सोमवार को इस पर खुलकर बहस हो कि अध्यादेश का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? और यदि सिर्फ हंगामा करना है तो ये तो तय है
कि सरकार के लिए विन विन सिचुएशन होगा कि मैं बिल को पारित कर दूं हंगामे के बीच? नहीं देखिए संजय जी, बिल्कुल पहले तो राघव चड्ढा जी ने जो शब्द बोले हैं जी, उन्होंने हंगामा कहीं नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि हम विरोध करेंगे सर और विरोध करना हमारा अधिकार है। अगर हम सदन में विरोध नहीं विरोध में करेंगे तो चर्चा कहाँ कीजिए ना। करेंगे? सड़क पे करेंगे, सर, सदन में करेंगे। सर मेरा यही निवेदन है कि आप विरोध करिए पर चर्चा के दौरान करिए ना। आप चर्चा ही नहीं करेंगे, सिर्फ विरोध करेंगे तो एक नई संस्कृति तो जन्म ले ही रही है ना। जिस दिल्ली को लेकर इतना चिंतित रहे हैं आप लोग, इतने आंदोलन करते रहे हैं, उस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ आप चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ विरोध करेंगे? नहीं देखिए, आज सरकार की जो मंशा है जी, ये अध्यादेश वो जो लेकर के आए हैं उसके पीछे की उनकी मंशा क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। और इस पे हम सड़क में भी विरोध करेंगे और सदन में भी करेंगे, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं कि हंगामा करेंगे। आप चर्चा करिए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन चर्चा करने की भी मंशा आपकी नहीं है। आपकी मंशा ये है कि आपके फेवर के जो बिल हैं उन्हें आप सीधे सीधे आइए और पास करा के ले जाइए। सर ये स्पेस दे कौन रहा है? ये स्पेस दे कौन रहा है? सरकार चाहती है कि चर्चा होनी नहीं चाहिए। नहीं, यही पर तो सवाल है, ये स्पेस दे कौन रहा है? विपक्षी तो दे रहा है। यदि सरकार नहीं चाहती है तो आप भी वही मौका दे रहे हैं कि भाई हंगामा हम करते रहे, तो सरकार को तो पारित करना ही करना है। नहीं, विपक्ष कहाँ दे रहा है? विपक्ष तो पिछले 7 दिनों से लगातार मांग कर रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी आइए और मणिपुर पे आइए। अगर वो बाहर आके बोल सकते हैं, 3 महीनों के बाद उन्होंने मुंह खोला, बोले कि भाई हम तो, हमारे अंदर बहुत गुस्सा है मणिपुर को लेके, तो सदन में भी बोल दें, आके सदन में भी अपना पक्ष रख दें, उसमें क्या आपत्ति है? भाई प्रधानमंत्री है देश के, लोकतंत्र के मंदिर में जवाब मांगा जा रहा है, इंडिया जवाब मांग रहा है, जवाब दे दीजिए। क्या दिक्कत है? देश ये भी जानना चाह रहा है कि सदन चलेगा। सर जब देश ये भी जानना चाह रहा है आज की तारीख में कि जब दिल्ली अध्यादेश पर जब चर्चा होगी, बिल लाए जाएंगे पारित होने के लिए, तो क्या आम आदमी पार्टी चर्चा करेगी या विरोध करेगी? चर्चा करते हुए विरोध करेगी या सिर्फ विरोध करेगी? चर्चा होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होगी, चर्चा के साथ विरोध भी होगा। लेकिन ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, हंगामा नहीं, चर्चा होगी कि ये बिल अलोकतांत्रिक है, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, ये एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन करता है। ये ठीक, तो इस पर चर्चा होगी ना। चलिए अच्छी बात है यदि आप ये ऐसा कह रहे हैं, और ऐसा यदि हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि संसद में चर्चा हो और फिर उसके बाद बिल पारित होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि चर्चा हो, हम भी कोशिश। अब आपकी भूमिका हम सोमवार को देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, और बीजेपी की भूमिका देखेंगे कि वो क्या कर रही है। बहरहाल हम आपके पास फिर रुक करेंगे। सर चंदन सिंह, आप तो सहयोगी हैं और एलजेपी पारस गुट से हैं आप। भाई आपके घर में एक गुट तो बना लीजिए, अब तो सब एनडीए के ही पार्टनर हो चुके हैं। तो ऐसे में संसद में जो अभी चल रहा है मामला, जिसको आप लोग भी बहुत करीब से देख पा रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके नेता उसमें, तो क्या माना जाए कि ये ऐसा ही चलता रहेगा या फिर कुछ जो जनता इंतजार कर रही होती है सत्र की कि भाई कुछ देखते हैं हमारे मुद्दे पर क्या चर्चा हो रही है, किसके क्या पक्ष है, कौन विपक्ष में है, किसकी क्या राय बनती है, या ये सब देखना बंद हो जाएगा? देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन में जो दल हैं वह लगातार सदन को अस्थिर किए हुए हैं। अब देश के 140 करोड़ जनता लगातार देख रही है कि कांग्रेस का क्या रवैया सदन में है। ये मणिपुर पर चर्चा करना नहीं चाहते, हंगामा चाहते हैं, या दिल्ली के अध्यादेश पर चर्चा नहीं चाहते हैं, हंगामा चाहते हैं, और हंगामा से एक माहौल और एक परसेप्शन पूरे देश में बनाना चाहते हैं कि यह मोदी जी पर कितना भारी इनका विपक्षी एकता जो हाल फिलहाल में बना है, जिसको ये लोग एनडीए कहते हैं। देखिए कितना दोहरा चरित्र इनका है कि जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा होती है तो कांग्रेस के नेता ही बैठकर कहते हैं धरने पर कि यहां लोकतंत्र खतरे में। सर मेरा मूल सवाल दूसरा था। बनर्जी कहती है। सर मेरा मूल सवाल दूसरा था। दरअसल मैं, देखिए, हम लोग बंगाल पे भी बहुत बात कर चुके हैं, मणिपुर पर भी बहुत बात कर चुके हैं, राजस्थान पे भी बात कर चुके हैं। मेरा सवाल दूसरा था कि संसद में जो तस्वीर आपके सामने आ रही है वो कितना अफसोसनाक तस्वीर है और कितना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर निकलकर सामने आ रही है
और पूरा देश चाहता है कि सदन में चर्चा हो और एक स्वस्थ लोकतंत्र का तस्वीर जो है हर कोई देखना चाहता है। हम लोग तो राजनीति के विद्यार्थी हैं और हम लोग सदन को बहुत बहुत गौर से देखते हैं और हर एक नेता का चाल चरित्र कैसा है वह सदन के डिबेट में पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि डिबेट हो, चर्चा हो और देश उसको तय करे देखे। माननीय गृह मंत्री हो, आदरणीय राजनाथ सिंह जी हो, लगातार विपक्ष से यह अनुरोध करते रहे कि आप चर्चा करवा लें, लेकिन विपक्ष कहीं से भी चर्चा के लिए तैयार नहीं दिखता है। चूंकि इनके पास जो मुद्दे हैं उसकी कलई खुल जाएगी, वह चाहे मणिपुर की हो या देश में कई जगह पर इस तरीके की घटना हुई है। देखिए, सब देश की सबसे बड़ी पंचायत है, सिर्फ सदन के कार्रवाई से ही पता नहीं चलेगी। देश में कई जगह ऐसी घटना हो रही है। बिहार के बेगूसराय में महिला को निवस्त्र करके पीटा गया है। अररिया में पति को खूंटे से बांधकर और पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। अभी कटिहार में बिजली जो कट रही है बिहार में, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे नौजवान और उनके सर में गोली मार दी जाती है। आप कैसे कह सकते हैं कि सदन में इस सब विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो जो कांग्रेस तय करी कि क्या उसी पर सिर्फ चर्चा होगी? देश जिसको तय कर रहा है वह भी मानक पर सदन को चर्चा करनी पड़ेगी और विपक्ष जिस तरीके से चर्चा से भाग रहा है वह पूरा देश देख रहा है। ठीक, मैं आपके पास फिर रुक करूंगा चंदन जी, फिर रुक करूंगा आपके पास। शहनवाज जी, अब आपके विश्लेषण की बारी है जी। आपने सभी दल के नेताओं को सुना, यहाँ पर जितने भी हमारे मेहमान मौजूद हैं उन दलों के नेताओं को आपने सुना, समझा। सब कहते हैं कि मैं सही हूँ, वो गलत है। मेरी कमीज सफ़ेद है, उनकी कमीज काली है और हम सब उस चर्चा के पक्ष में हैं और सामने वाला उसके खिलाफ है, इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। जाहिर है विपक्ष सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है और सरकार विपक्ष पर, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि चर्चा में दिलचस्पी नहीं हो पा रही है किन्हीं को। सिर्फ ये है कि अपना अपना काम हो जाए, इसमें सबको, दोनों को लाभ दिख रहा है। तो लोकतंत्र ऐसे ही अब आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता भी सहमत होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब वो विपक्ष में थे उन्होंने कहा था सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल है भी। तो ये तो जायज बात है कि सरकार की जिम्मेदारी और सरकार के लिए कंफर्टेबल है कि बहस ना हो, क्योंकि बहस होगी तो देखिए बाकी भी जगह घटनाएं घट रही हैं, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो मणिपुर में हुआ वो ऐसा था कि मतलब आप देखिए कि रोंगटे खड़े करने वाली चीज थी, तो उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। बाकी और भी मुद्दे हैं, देश के बाकी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? मैं समझता हूं सभी पार्टियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जनता देख रही है और इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे राजनीति का नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। देश की एक बड़ी समस्या है, सरकार के ही आंकड़े हैं, देश में पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। पिछले 1 वर्ष में ही 20,000 ज्यादा व्यापारी कर्जे कारण आत्महत्या कर चुके हैं। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण लोगों का व्यापार ठप हो गया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ एक मुद्दा तो ठीक है, लेकिन चर्चा तो शुरू हो। लेकिन सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं चर्चा करना, वरना अगर नरेंद्र मोदी जी सदन में जो बाहर बोल सकते हैं वो सदन में आकर के बोल दें। विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन है, मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन आप ही से है जी। ये समझाइए कि सब कैबिनेट में हर मंत्रालय की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है जी। और इसीलिए कैबिनेट का गठन भी होता है। जी, बिल्कुल। उसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, अब मामला यदि मणिपुर का है तो वो किसके जिम्मे आता है? गृह मंत्रालय की जिम्मे। जवाब किसको देना चाहिए? गृह मंत्री को देना चाहिए। गृह मंत्री तैयार है, हम जवाब दे रहे हैं आपको, आप चर्चा तो शुरू कीजिए। हमारी जिद है कि प्रधानमंत्री आकर पहले बयान दें। नहीं, एक मिनट सर, देखिए ये सवाल बहुत गंभीर है, इसको समझना होगा। आप हो सकता है कि बीच के समय में शायद प्रधानमंत्री उसमें एंटर कर जाते हैं और शायद उनको लगता है वो भी कुछ बोलते उस पर। लेकिन ये संबंधित मंत्रालय की जिम्मेवारी थी, पहले उनको तो सुन लेते आप। आपने गृह मंत्री को सीधे खारिज कर दिया। ये कौन से स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है? मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री चाहते तो सदन का ये जो विरोधाभास है या जो अभी सदन नहीं चल पा रहा है 1 मिनट में खत्म हो सकता है। अगर मान लीजिए विपक्ष की ये मांग है तो प्रधानमंत्री के सदन में बोल देने से क्या नुकसान हो जाएगा? मैं बताता हूं क्या नुकसान हो जाएगा। सदन में प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे वो रिकॉर्ड में आ जाएगा और फिर उस पर सवाल जवाब होंगे।
प्रधानमंत्री उन सवाल जवाबों से बचना चाहते हैं, जैसे कि हर बार बचते हैं। और जो भी प्रधानमंत्री होगा वो देखिए, गृह मंत्रालय या कोई भी मंत्रालय, वो आता किसके अंडर में है? वो प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। सदन के नेता तो प्रधानमंत्री मेरा फिर काउंटर है। और मैं एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछता हूं कि अगर यही मणिपुर जैसी घटना कांग्रेस शासित राज्य में हुई होती तो क्या ये लोग ऐसा ही करते? क्या ये सदन को डिस्टर्ब करते या नहीं करते? वो बता दें। और क्या इन्होंने नहीं किया है? जब 10 वर्ष सरकार चली यूपीए की, तो आप हिसाब लगाइए 100 से ज्यादा दिन बर्बाद किए हैं विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने। और जैसा भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, वो विपक्षी पार्टी है, उनको विरोध करना अच्छी तरह आता है। मैं लिखकर दे सकता हूं, अगर वो विरोध में होते हैं तो इससे ज्यादा विरोध करते हो। ठीक, ऋषभ जी इनका भी जवाब दे दीजिएगा। साथ ही मेरा एक सवाल भी है। जब आपका एक तर्क था कि 4438 कैजुअलिटी 2004 से 2014 के बीच मणिपुर में हुई थी, आप ही ने बताया था ना, आप ही का दिया हुआ फिगर है ये। इस वक्त 150 के करीब जाने गई है और जहाँ तक हमारे पास जानकारी है लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़ तक का नुकसान हो चुका है राज्य को और लोग बेघर हो गए हैं। 60,000 से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। असुरक्षा की भावना लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है। ठीक है, सरकार ने स्टेप उठाए हैं, पर स्टेप बहुत बाद में उठाया है और अब जाकर शायद शांति बहाल कुछ दिनों में हो भी जाए, जिसकी हम कामना भी करते हैं। लेकिन क्या इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ही तो बीजेपी राज्य में भी थी, अब बीजेपी को केंद्र में भी मौका मिला, 2 बार मिला, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं हो पाया? 2018 से और 2023 के मार्च से पहले ये सब कुछ ठीक था, तो मार्च 2023 के बाद से स्थितियां इतनी विभत्स क्यों हुई? कौन जिम्मेदारी तो लेनी होती है साहब, और इस पर चर्चा आप करते सदन में तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने संजय जी। और जिम्मेदारी जहाँ तक बात है तो संसद शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी ली और उन्हें गंभीरता पूर्वक कहा। मैं भी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मणिपुर में जो हुआ है वो गलत हुआ है और हम जिम्मेदारी के साथ इस गलत को बोलते हैं कि ये बेशक गलत है, सरासर गलत। दूसरी बात, हमने ये जो आंकड़े दिए वो आंकड़े आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं किए, वो आंकड़े इसलिए थे ये बताने के लिए कि हमने वहां पे पुरानी सरकार के मुताबिक बेहतर काम किए हैं और अचानक से जो ये आग फिर से धकती है तो इस पे विराम भी अब लगने लगा है। देखने का विषय ये भी है कि जब एक विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल, जब एक सरकार का प्रतिनिधिमंडल जाता है तो ऊपी से भी बात करता है, मैती से भी बात करता है, नागा से भी बात करता है, लेकिन जब एक विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल जाता है केवल ऊपी की खेमा में बैठता है तो ये ज्वलंत मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी उजागर करता है। दूसरी बात, अपनी लोकतंत्र संसद आज आपका विषय है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। अभी हम सारे लोग पैनल पे बैठे हुए, सबने किसी को बीच में इंटरप्ट किया, बड़े अच्छे से चर्चा हुई, सबके अपने बारी बारी में कटाक्ष भी किए, एक आलोचना भी हुई और चीजें निकल कर भी आ रही है, लेकिन कोई रोलनामा नहीं हुआ। अगर इसी डिस्कशन में सब एक दूसरे के बीच में चिल्लाने लग जाते, आपको एंकरिंग करने नहीं देते, आप अगर माइक म्यूट कर देते तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, ये लोकतंत्र बचाना होता ताकि जनता तक सही मैसेज जाए। वही काम स्पीकर सर ने किया है कि जो बाधित करेंगे उसका अगर संविधान के तहत उन्हें रोका गया है तो कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है। और दूसरी बात, हमने विपक्ष में रह के हंगामे किए, ये इनका कहना है इतिहास में ऐसा दृश्य नहीं देखा गया, दर्शक नहीं देखा गया, क्योंकि विपक्ष में रह के हमने लोकतंत्र को साफ नहीं किया। हंगामे किए लेकिन संसद चलने दिए, हंगामे किए लेकिन तार्किक चर्चा होने दिया, हंगामे किए लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा गिरने नहीं दी। आप केवल हंगामा करते हैं और संसद में आके ड्रामेबाजी करते हैं तो सवाल खड़ा होंगे आपके ऊपर। एक सवाल छोटा सा रिमार्क सर, मुझे छोटा सा रिमार्क देना चाहूंगा। जिस इंडिया की बात ये करते हैं सर, लोकतंत्र की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि अगर आज इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ राजेश जी, वेट कर लीजिए। विपक्ष में रहती तो ये और भी विरोध करती। सर 1977 के जैसा गला घोटना शायद इस देश में फिर कभी नहीं हुआ है, ना कभी हो सकता है। मुझे लगता है जो कांग्रेस ने किया था आपातकाल लगाकर, उससे बड़ा कोई गला घोटना वाला जमाना कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, इंडिया की ये बात करते हैं, आई फॉर इंदिरा इक्वल टू इंडिया ये कहते हैं, एन फॉर नेशनल की जगह एंटी नेशनल की जगह खड़ा ये होते हैं, डी फॉर डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी की बात ये करते हैं, लोकतंत्र की हत्या ये करते हैं, अलायंस की भी बात ये करते हैं, परिवारवाद को जागर ये करते हैं। तो ये किस इंडिया को लेकर चलते हैं जिसमें फुल स्टॉप हर एक लेटर के बाद है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तुम लोग जो विकास को रोकने की। मेरा एक सवाल है आपसे, उसका जवाब दे दिया फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा जी। और बहुत ही बुनियादी सवाल है। वो सवाल इसलिए है क्योंकि कल परसों 2 दिन की यात्रा पर विपक्ष का डेलीगेशन जा रहा है मणिपुर
और हमें लगता है कि मैतेई, कुकी, नागा सभी से मिलेंगे ये लोग, और प्रतिनिधिमंडल अपना वहाँ का एक जो ग्राउंड रियलिटी है उसका रियलिटी चेक करके एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी, ताकि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब चर्चा हो तो उस फैक्ट फाइंडिंग्स को आपके सामने रखा भी जाएगा। लेकिन हमारा सवाल इसके बाद है, क्या ये अच्छा नहीं होता, मणिपुर जैसी भयावह तस्वीर जब हमारे सामने आती है तो ये सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि अलग अलग टुकड़ों में यदि कोई प्रतिनिधि मंडल जाए, उससे बढ़िया है कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां जाती, ताकि एक मैसेज जाता मणिपुर में और एक सॉलिडेरिटी की भी बात आती कि हम मणिपुर में हम सब एक साथ हैं, आप चिंता ना करें। उनका भरोसा और मजबूत होता और इसके लिए सरकार को ही पहल करनी होती है, और आपने उस पर चूक की है। मैं इस पे चूक बेशक नहीं मानता हूँ सर, क्योंकि जब सर्वदल बैठक बुलाया गया था मणिपुर पे, आपको याद होगा जब बिहार में इन्होंने महागठबंधन का एक शो ऑफ किया था, उसके उस समय ही आसपास बुलाया गया था सर्वदलीय बैठक। कुछ नेता उपस्थित रहे, कुछ अपने अन्य प्रतिनिधि को भेज दिए। जब वहां पे एक निर्धारित एक डिसीजन लेने की बात कही गई तो इन लोगों ने अपने 10 क्लॉज लाए। उस 10 क्लॉज में ब्लेम क्लॉज ज्यादा था, सॉल्यूशन नहीं था। फिर भी गृह मंत्री जी ने कहा कि आपके सजेशन हमें स्वीकार्य हैं, आप अगर मणिपुर पे एक स्टैंड लेना चाहते हैं तो बताइए, हम अपने स्टैंड को सुनना चाहते हैं। लेकिन इनका जिद क्या है? इनका जिद है कि एक रूल के तहत चर्चा हो, इनका जिद है प्रधानमंत्री सामने आ जाए, इनका जिद है हम जो बोलेंगे वही करो। दूसरी बात, आपकी नीतियां वहां उजागर होती है जब राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं और एक समुदाय के पास बैठकर उनके अंदर आग डालने का काम करते हैं, लेकिन दूसरे समुदाय की पीड़ा नहीं सुनते। तो आपके ऊपर से क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आपकी नीतियां कहां रह जाती है जब सर्वदलीय बैठक होती है। तो ठीक, राजेश यादव जी, ये बात सही है कि विपक्ष का डेलीगेशन जा रहा है, अपने 20 मेंबर शायद उसमें होंगे, और विपक्ष अपने चश्मे से वहाँ की तस्वीर को देखेगा और उस हिसाब से अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। बेहतर ये होता कि इसमें एक न्यूट्रल डेलीगेशन जाता राजनीतिक दलों का, जहाँ की वहाँ की तस्वीर को सिर्फ देखना नहीं था, वहाँ की तस्वीर में जो धूल पड़ी हुई है लोकतंत्र की, उस धूल को मिटाकर आप लोग सब मिलकर आते तो शायद एक बेहतर मैसेज जाता और फिर सदन में चर्चा होती, जहाँ के हर कोई जेन्युइनली चिंता जताते हुए समाधान की ओर चलते। लेकिन इसकी भारी कमी मौजूदा लोकतंत्र में देखी जा रही है। यहीं पर सवाल उठता है कि भविष्य का हम लोकतंत्र कैसा तैयार कर रहे हैं। देखिए, नंबर एक ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी एक समुदाय से मिल के आए, इनके बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पढ़ के आइए। दूसरा क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें निपुणता सिखाई जाती है कि आप जितना झूठ बोल लेंगे वही इनके यहाँ नेता होता है। और जैसे ही नेता जब झूठ ज़्यादा बोलता है और झूठ बोलने में वो नंबर 1 आ जाता है तो उसको ये मिनिस्टर बना देते हैं, उसको सांसद बना देते हैं। वहाँ क्या है, एक उपहार के रूप में एक इनको सम्मानित किया जाता है झूठ बोलने वालों को। तो ये वहाँ झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी से आगे उठकर चलिए, मैं संसद और भविष्य के लोकतंत्र की बात कर रहा था। सर, लोकतंत्र की बता रहा हूँ। राहुल गांधी दोनों ही समुदाय से, तीनों ही समुदाय से मिलके आए, नंबर 1। दूसरा, पहले ही बोल देते साहब, इनकी एक मंत्री थी, ऑल पार्टी डेलीगेशन, ऑल पार्टी मीट, बहुत पार्लियामेंट में बोलती थी। तो अब कहाँ चली गई वो, क्यों नहीं कर रहे? अरे ये अपील करते हैं कि हम विपक्ष को लेके एक डेलीगेशन सरकार के नेतृत्व में जा रहा है, वहाँ जाते हमें भी लेते, हम इनसे अपील करते हैं, हम लोग जा रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ, आप भी चलिए, हम अपील करते हैं। ये वहाँ आग लगाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आग बुझाने का काम कर रही है। इनके जो जिस गृह मंत्री की आप बात कर रहे हैं, गृह मंत्री वहाँ रह के आए, उनको पता ही नहीं। उनसे 8 दिन पहले उन जो 2 महिलाओं का जो वीडियो सारे टीवी चैनल दिखा रहे, पूरे देश ने देखा, वो पहले हो चुका है। गृह मंत्री को जो आंतरिक सुरक्षा है उनको पता ही नहीं कि क्या हुआ है। चलिए ठीक है, अब इस पर तो हम अब देखिए 2 में उदाहरण देना चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मणिपुर पे हम नहीं आना चाह रहे थे। मणिपुर को एक संकेत के रूप में हम देखकर अब सदन के जो संस्कृति है और जो भविष्य के लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, उस पर यदि कुछ बोल सकते हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चाहता हूं, एक नरसिंह राव जी का, एक मनमोहन सिंह का, ऐसी ही घटनाएं 2 हुई, एक आसाम में थी और एक सेम मणिपुर में थी। आसाम में जब घटना गई तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयं वहां गए, वहां अपील करके आए। पार्लियामेंट में जब विपक्ष ने
आवाज उठाई कि हम आसाम पे बोलिए, वहां बोले, अपनी तीनों बच्चों का वहां जिक्र करा कि मेरे भी बच्चे हैं, और देश के लोगों से अपील भी करी। प्रधानमंत्री अगर मोदी साहब पार्लियामेंट में अगर अपील करते देश के लोगों को और मणिपुर के लोगों को कि भाई इस तरह की घटनाएं मत करो, और उनको करते, तो हो सकता है प्रधानमंत्री की बात लोग असर पड़ता, लेकिन वो घटनाएं और ज्यादा जा रही हैं। और दूसरा, नरसिम्हा राव जी का उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। नरसिम्हा राव की जब कांग्रेस की मणिपुर में ही सरकार थी, मणिपुर में जब राजेश पायलट जी गृह मंत्री होते थे, राजेश पायलट जी को कांग्रेस पार्टी ने वहां ऐसी घटना हुई वहां भेजा, वहां भेज के उनसे रिपोर्ट ली प्रधानमंत्री ने, और तुरंत राष्ट्रपति अपनी सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लगाया। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये वहां आग लगा रहे हैं। मणिपुर मैं आपको रोक रहा हूं, अब रुक जाइएगा, आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। बहुत छोटा सा जवाब ऋषभ जी आप दीजिए, कि बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। बहुत उत्तेजना के साथ हमारे प्रिय भाई जो बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये मणिपुर से जल रहा है, ये हो रहा है। सर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। झारखंड में आपकी सरकार है कॉम्बाइंड में, आज ही के दिन एक महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई है, और जो डेलीगेशन मणिपुर जा रहा है। राजेश जी प्लीज, राजेश जी शॉटिंग मैच नहीं, राजेश जी शॉटिंग मैच नहीं प्लीज, मैं ऑडियो म्यूट कर दूंगा। मैं शॉटिंग मैच नहीं, हमने आपको पूरा सुना है, दूसरे मेहमान की बारी आती है, उनको भी सुनिए आप, आपको अच्छा लगे ना लगे। देना आप नहीं सर, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन उनको खत्म करने दीजिए पहले। ऐसा आप थ्रेट करके बात नहीं कर सकते ना हमसे, हम सबको मौका दे रहे हैं। सर जब एक गलत बोलेंगे सर तो आप काउंटर कीजिएगा, पर आप इतना समय नष्ट कर चुके हैं। देखिए आप इतनी देर में आप अपनी बात बोल देते हैं उनके सवाल जवाब के बाद। हाँ, बात अपनी कंप्लीट कीजिए आप। जी धन्यवाद सर। महुआ माझी जी जेएमएम की सांसद हैं, वो उसी डेलीगेशन में मणिपुर जा रही हैं जो इनका कंबाइंड डेलीगेशन बना है। झारखंड के अंदर एक बहुत बेरहमी से बेटियों को मारा गया, वो भी बहुत दरिंदगी के साथ। सर ऐसी तस्वीर देश के कई राज्यों में देखी जाती है, बीजेपी शासित राज्यों में भी देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप आइसोलेशन विपक्षी राज्यों की ही बात कर ले, आपको अपने जगह का भी कुछ हिसाब किताब लेना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे मणिपुर में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा गलत हुआ, वही मैं शुरू में भी कहा कि 10 सेकंड भी क्या कोई विपक्ष के लोगों ने कहा कि राजस्थान में भी मणिपुर को संभाल लीजिए सर, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है उस पर, क्योंकि मणिपुर को वाकई आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में है, और जो दर्दनाक तस्वीरें हैं वो वाकई सबको परेशान कर रही है। चीजें सुधर रही है मणिपुर में, लेकिन इन लोगों की मंशा सच्चा नहीं है, ठीक, इन लोगों की मंशा हंगामा है। चलिए ठीक है राजेश जी, आप बहुत 30 सेकंड से बात कंप्लीट कीजिए, बाकी 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। देखिए जो ये दूसरे राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं, कभी इन्होंने, चाहे इनके राज्य हो हमारे राज्य, कोई भी घटना होती है, कोई हमारी माँ बहन के साथ किसी के साथ होती है, महिला के साथ, वो घटना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा राजस्थान प्रदेश है, मैं कहूँ और फलाने देश का उदाहरण दे रहा हूँ। अरे भाई 85 दिन हो गए, 85, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, घटना भाई एक दिन होती है और लगातार होती रहती है, उनमें बहुत फर्क होता है। ये मैंने उनसे काउंटर कर लिया था। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ, रुक जाइएगा। चंदन सिंह जी, भाई बात संस्कृति और अपसंस्कृति की हो रही है, और ऐसे में आप रुक जाइएगा राजेश जी प्लीज। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है, नोट ऑफ इंटरोगेशन है लोकतंत्र के लिए। हमें जो सूट करता है हम वैसी बात परोसते हैं, और जो जनता जो देख रही है ना, वो दोनों चीज़ों को तय करती है, और उसी हिसाब से फिर सोचती है और फैसला लेती है कि इस वक्त सही कौन है, गलत कौन है। क्या अब हम ये उम्मीद करना कम कर दें? मैं आ रहा हूं आपका, सोनी जी, इनके बाद आप ही पास आ रहा हूं। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है ना? देखिए जी हाँ, बात पूरी करें। मैं जवाब देता हूं जी। देखिए जनता तो देख रही है कि सदन किस तरीके से गतिरोध विपक्ष कायम किए हुए है, लेकिन इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका तो पुराना है, ऑर्डिनेंस फाड़ते हुए भी हम लोग देखे हैं, और अभी किस तरीके से राहुल गांधी का सब्जेक्ट नहीं है सर, गई है, हम लोग देखे हैं। कांग्रेस के बारे में अभी आप बता रहे थे कि देश के सभी राज्यों में कमोवेश इस तरीके की घटना घटती है, बिहार भी उससे बाहर नहीं है। देखिए, लेकिन मणिपुर की जो घटना है, इसको पूरा देश शर्मसार है, जो वीडियो निकल कर आया, और पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई चाहता है कि वहां पर शांति स्थापित होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि बहुत अच्छा होता कि अगर सभी दल अगर मिलकर वहां पे ऑल पार्टी डेलीगेशन अगर वहां पर जाकर अगर शांति की अपील करते और सबसे मिलते,
देखिए राहुल गांधी तो पहले गए और राजनीति करने के लिए गए, मीडिया को सर लेकर राहुल गांधी तो गए ना, ये गुनाह थोड़ी था उनका। राजनीति का अखाड़ा मणिपुर को नहीं बनाना चाहिए, ये हमारा मानना है। और लेकिन कांग्रेस जाएगी, कांग्रेस तो जाकर वहां पर राजनीति करनी है तो करेगी। एक तरफा, चूंकि ये जो बीज है यह कांग्रेस और वामपंथ का बोया हुआ है, जो मणिपुर में अभी हम लोग देख रहे हैं। ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती है सर, मंत्री जी लगातार प्रयास सर्वदलीय डेलीगेशन जाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार इसमें कहीं न कहीं चूक गई। खैर सर, सरकार की बातें कहां सुन रही है विपक्ष? अगर सरकार की बातें सुनती तो सदन में चर्चा होती। चर्चा कहां होने दे रहा है विपक्ष? ठीक है सर, अगर चर्चा हो जाती तो देश के सामने आ जाता। आऊंगा आपके पास शहनवाज जी, सबसे आखिर में आप ही के पास आऊंगा, लेकिन अभी नरेंद्र सोनी जी को मुझे जोड़ना है, क्योंकि मुझे उनसे पूछना था कि दूरियां इतनी बढ़ गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नरेंद्र जी, कि अब ये लगने लगा है कि एक आलोचना का दौर होता है और एक होता है दुश्मनी का दौर। क्या राजनीतिक दलों के बीच आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई है कि कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा और एक दूसरे के बीच कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता किसी एक मुद्दे पर? देखिए संजय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये असहिष्णुता पैदा की किसने? ये भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की। पहले भी जब कभी एक वाकया मैं आपको याद दिला दूं कि जब एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देना था तो उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में बात रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो ये एक परंपरा रही है कि पार्टी राजनीति वो सब अपनी जगह है, ठीक है, सब करते हैं, लेकिन जब बात आए देश के लिए तो देश के लिए सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता इसमें दिखाई? क्या बुलाई, कभी कोशिश की कि भाई मणिपुर में ये सब हो रहा है, बुलाया जाए, बिठाया जाए, एक सर्वदलीय डेलीगेशन भेजा जाए? मैं बिल्कुल सहमत हूं, भेजना चाहिए था, लेकिन आज जिम्मेदारी उनकी है जो सत्ता में बैठे हैं, उनको सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, को तो सवाल करना पड़ेगा सत्ता मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आप ही से है। जब आप कहते हैं कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि दूरियां कैसे मिटे, आपने ये कहा ना, और आपने उसका उदाहरण देते हुए वाजपेयी जी का उदाहरण दिया कि जब वो विपक्ष में थे तब एक संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने के लिए भेजा गया था। ठीक, अब यहीं पर सवाल उठता है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो विपक्ष सवाल उठाएगा सरकार पर, तो दूरियां तो वैसे ही बढ़ती चली जाएंगी ना साहब। तब क्यों नहीं याद आता है कि देश का मामला है, एकजुटता का मामला है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जब कभी भी, हमने पहले कहा, जब कभी भी देश की बात आएगी तो हमेशा 370 पे इन्होंने काम किया। आम आदमी पार्टी ने आगे आके समर्थन किया कि नहीं किया? सबके सामने किया। जब अच्छा काम कोई करेगा तो उसकी माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमेशा तारीफ करते हैं। जहां केंद्र सरकार का दिल्ली को सहयोग मिला, हमेशा तारीफ की है। सर, ये हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है अभी भी सर, मैं नहीं मानता ये हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्तमान राजनीति का ये दुखदाई पल है कि बहुत ही रिजर्वेशन है तारीफ करने में विपक्ष का, और ये अपने आप में स्वस्थ लोकतंत्र तो नहीं है। नहीं, तभी होगा ना जब सरकार चर्चा करेगी। ये तो चर्चा ही करने को तैयार नहीं है, ये तो किसी भी तरीके से हंगामे की आड़ में अपने बिल पास करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बस किसी तरह से दिल्ली के लिए सर कोई भी सरकार बिल पास कराएगी, आप चर्चा में दिलचस्पी नहीं रखते हैं विपक्ष, आपका अध्यादेश पर चर्चा आप नहीं करेंगे, सरकार को तो बिल पास कराना ही कराना है, फिर वो हंगामे में बिल पास हो जाएगा, बहुमत उनके पास है। पास कराने लेके तो आए, लेकिन देश को ये भी तो पता चले कि ये तो विपक्ष पार्टिसिपेट करे ना, यही तो संसद अपेक्षा रखती है, विपक्ष पार्टिसिपेट करे ना उस चर्चा में। नहीं, विपक्ष तो करने को तैयार है, आप लेके तो आइए। देखते हैं सर, सोमवार को देखेंगे, सोमवार को आप ही की बात को स्थापित करने के लिए हम देखेंगे कि सही है क्या और क्या नहीं। ठीक सर, मात्र एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता से ले लीजिएगा। हाँ। कि संजय सिंह जी जब केवल मणिपुर पे सवाल पूछ रहे थे, उनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करना, ये आज तक इस सदन के इतिहास में नहीं हुआ। ऋषभ तिवारी जी जवाब दे दीजिएगा, मैं अभी नहीं लूंगा, मैं पहले एक बार अपने विश्लेषक महोदय को शामिल कर लूं। जी शहनवाज जी, भाई फिर वही बात है कि मैं सही
वो सही नहीं। दूसरे को सही मानने की आदत ही खत्म हो गई है अब। और ऐसे में लोकतंत्र तो सामूहिक भागीदारी का पाठ पढ़ाया जाता है लोकतंत्र में, कि सबका पार्टिसिपेशन हो, प्रोएक्टिव अप्रोच हो। जहां सरकार गलत है वहां सरकार की आलोचना करे, पर सरकार यदि कहीं भी विपक्ष की निगाह में सही दिखती नहीं है, बेशक या हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हो तो भी सरकार सही नहीं दिखती है विपक्ष को। तो यहाँ तो अब ये संस्कृति जन्म ले रही है जो कि अच्छी नहीं है, कि भाई हमको किसी भी सूरत में सरकार की तारीफ नहीं करनी है। तो ऐसे में कहाँ लोकतंत्र को हम और मजबूत देख पा रहे हैं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, 75 साल गुजर गए आज़ाद भारत के। राजनेताओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि इससे नुकसान राजनीति का हो रहा है, और राजनेताओं की जो छवि जा रही है ना, अब तो आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई लाइव होती है। बहुत सारी जनता मतलब जो ये सोचती थी कि राजनेताओं को हमने सदन में इसलिए भेजा कि वो हमारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, हमारी बात करेंगे, और उनका दिल ऐसा हो जाता है कि यार सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है, हंगामा हो रहा है उस विषय को लेकर के जिस पर सबको एकमत होना चाहिए था। मतलब मैं समझता हूं कि मणिपुर वाले मुद्दे पर तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एकजुट हो ही जाना चाहिए था कि भाई इतनी बुरी घटना हुई है, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले कि विपक्ष बोलता है सदन में आके, जो जैसा अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी सदन में जाने से पहले तो बोल सकते हैं, तो वही 20-30 सेकंड 40 सेकंड सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये गतिरोध तभी समाप्त होगा, आप देख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को, भाजपा के लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आपके पास 303 सीटें हैं, आप कहीं जाने वाले नहीं है भाई। आपका अविश्वास प्रस्ताव भी आपको पता है कि कुछ नहीं होने वाला उससे, तो आप डर किस बात से रहे हैं? आप आइए, सामने फेस करिए और गलती को स्वीकार करिए। गलती हो जाने के बाद 3 ही काम किए जाते हैं। एज ए पॉलिटिकल ट्रेनर मैं बता रहा हूं, गलती को स्वीकार करना, गलती को सुधारने का प्रयास करना और गलती को दोहराना नहीं। अभी क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये तीनों काम उल्टे कर रही है। गलती पर गलती किए जा रही है। अभी अगर गृह मंत्री जा रहे हैं, जैसे अभी डेलीगेशन जा रहा है विपक्ष का, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोल भी दिया, क्यों नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी साथ चले जाएं? मना थोड़ी कर देंगे विपक्ष के लोग। अगर गृह मंत्री कहे मैं भी आ रहा हूं साथ में, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। समस्या क्या है कि कोई बड़ा दिल दिखाने को तैयार नहीं है। राजनेताओं के दिल बहुत छोटे हो गए हैं और वो देश की जनता देख रही है और राजनीति का और राजनेताओं का स्तर गिर रहा है। ठीक, ऋषभ जी भाई, एक बहुत ठोस सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने पूछा है आपसे, संजय सिंह का क्या गुनाह था? जी मैं बताता हूँ सर, धन्यवाद। जब कोई क्लास चलता है और कोई टीचर क्लास को लेता रहता है, उसी क्लास में एक स्टूडेंट खड़ा होकर क्लास के हित के लिए एक अच्छा सिलेबस पढ़ रहा होता है, तो एक नॉटी लड़का क्लास में जरूर होता है। तो आए दिन आके केवल हंगामा क्रिएट करता है, उसका मकसद नहीं होता क्लास को सुचारू रूप से चलाना। तो क्लास टीचर का यह हक होता है कि उस स्टूडेंट को समझाए कि क्लास को बाधा मत डालो, लेकिन जब वो बाज नहीं आता है तो अपने कानूनी प्रक्रिया के साथ होता है, वो अपना हक का इस्तेमाल करते हैं। कहने का विषय यह है कि संजय सिंह जी कब चिल्ला रहे थे? उस समय चिल्ला रहे थे जब फिफ्थ एडिशन अमेंडेड बिल शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लाया था समर्थन में। वो प्लेकार्ड दिखा रहे थे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो बिल लाया जा रहा है, उसी समय प्लेकार्ड दिखा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय पर क्योंकि समय भी क्लोजिंग मैं रखना चाहूंगा आपके चैनल पे, विपक्ष को विश्वास में लाना कैसे करते हैं। हम भी विपक्ष में थे जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा था, उस समय वो मुख्यमंत्री थे। नवाज शरीफ ने जब कहा था मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत, तब मोदी जी ने कहा था कि अवतार में रहना नवाज शरीफ, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन यही राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं तो अपने ही देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिराते हैं। हमने भी विपक्ष में रहा था सर, लेकिन जब हम सरकार में आए तो 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी ने कहा था कि 125 करोड़ देश की जनता ने चुनकर भेजा है, तो मैं भाजपा का प्रतिनिधित्व करने नहीं आया हूँ। इस रूप से हमने गौरव बढ़ाया था। एक छोटा जवाब और दे दीजिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए, एक छोटा जवाब और दे दीजिए। समय की पाबंदी है, मुझे अब संपन्न करना है भाई। हमारे विश्लेषक महोदय भी कहते हैं कि राजनेता बड़ा दिल दिखाना भूल गए हैं, और ये तो दिख भी रहा है साहब। दिल अब बहुत छोटा हो गया है, और दिल में पता नहीं अब 140 करोड़ कैसे समाएगा सरकार के बीच, वो तो हमें नहीं मालूम। लेकिन संजय सिंह का गुनाह यही था ना कि वो उस बीच मणिपुर के मुद्दे पर बोल रहे थे कि भाई इस पर चर्चा कराएं, इस पर चर्चा कराएं, यही बात रही होगी। और एक बिल इस बीच पेश हो रहा था तो उसमें डिस्टर्ब वो कर रहे थे। ठीक, आप ही की बात मान रहा हूँ। तो क्या एक दिन के लिए निलंबित कर देते? इतना बड़ा गुनाह हो गया कि पूरे सत्र के लिए निलंबित? सर ये एक दिन का नहीं है, जब से वो संसद बने हैं, संसद में आए हैं,
तब से उनकी केवल मंशा ये रहा है कि विपक्ष के वो हाईलाइटेड पॉइंट्स रहे, ग्लिटर बन के रहे। तो ग्लिटर हाईलाइटेड पॉइंट अगर विकास में बाधा आएगा तो उस बाधा को बाहर किया जाएगा, कोई शक नहीं है, कोई हमें अफसोस नहीं है। जी राजेश यादव जी, लास्ट कॉल आपका है। कांग्रेस बताइए, आप तो पूरे विपक्ष को लीड कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर सारा आप ही की पार्टी के सांसद महोदय का की मुहर लगी हुई है, और फिर ऐसे में जब हम I.N.D.I.A की बात करते हैं, पॉलिटिकल इंडिया की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल इंडिया का इससे पार्टिसिपेशन क्यों नहीं था? ये आप कौन सी एकजुटता और कौन से उस लोकतंत्र को दिखाना चाह रहे थे? यहाँ भी आपका दिल छोटा पड़ गया था कि हम ही अपना मार्केटिंग कर लेंगे। सॉरी, मैं शुरू में आपके बात नहीं समझ पाया, सॉरी। वो ये कहना चाह रहे हैं, आपने क्यों नहीं सत्ता पक्ष वालों को बोला कि वो साथ चलें? जी आप बोल देते ना सर, हम तो आप देखिए ये सर, ये मैंने उदाहरण दिए आपको, दो प्रधानमंत्री को अपने को नहीं, आप मेरा सवाल नहीं सुन, मैं आपको दोबारा अपना सवाल दोहरा देता हूँ। अब बहुत छोटा सवाल है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगी, मंजूरी मिली, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कौन लोग थे? कांग्रेस के ही सांसद थे। आप जब दावा करते हैं कि हम सब एकजुट हैं, तो वहां भी दिल बड़ा नहीं दिखा हमें। जब एकजुटता थी तो विपक्ष के सभी दलों का एक समर्थन मांगते कि भाई आप हम सब मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, कहीं तो कोई एक संदेश जाता। लेकिन वहां पर आपने अपना सोचा कि मेरी पार्टी की मार्केटिंग हो जाएगी। नहीं, ये एक सवाल है। नहीं सर, सारी पार्टियां साथ में हैं, अविश्वास प्रस्ताव के सारी पार्टियां साथ में हैं। अरे सर, मेरा सवाल आप फिर नहीं समझ पाए। नहीं, जब आप आप बता दीजिए। हाँ, मैं बताया तो, देखिए क्या होता है, सच्चाई को स्वीकार करना इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। हाँ, ये मुश्किल होता है, और राजनेताओं के लिए, जैसे मैंने कहा ना, कांग्रेस ने गलती की है और कांग्रेस को इसको शायद अब समझ में भी आ रहा है, क्योंकि अब सब लोग बोलने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गलती तो हुई है, लेकिन इसको सुधार लिया जाएगा, इतनी बड़ी गलती नहीं है। बट हाँ, कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। बहुत धन्यवाद विश्लेषक महोदय शाहनवाज जी आपका, बहुत धन्यवाद चंदन सिंह जी आपका, बहुत धन्यवाद नरेंद्र सोनी जी आपका, बहुत धन्यवाद राजेश यादव जी आपका, बहुत धन्यवाद ऋषभ तिवारी आपका पार्टी की ओर से राय रखने के लिए। चिंतन का वक्त है, चिंता का वक्त नहीं है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। पर चिंतन करें कि लोकतंत्र हम कहाँ ले जा रहे हैं, और इस लोकतंत्र में कितना दिल हमारा बड़ा रह गया है। दिल भी प्रदूषित होता जा रहा है। दोनों पक्षों की बात करें तो अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी बात रखकर पीछा छुड़ाने की जो आदत पड़ गई है, वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है, और ये सब पर लागू हो रहा है। सहारा पड़ा। प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा वाले उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वन महोत्सव जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। योगी आदित्यनाथ जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को समझते हैं। वर्ष 2017 के बाद मिशन मोड में 137 करोड़ से अधिक पौधारोपण होने से उत्तर प्रदेश में वनावरण 80,000 हेक्टेयर बढ़ा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तरोत्तर